Hello students, today I am going to teach you continuing video from the chapter 2. We are talking about digestive system in the previous video. Today uh, in the previous video we talked about teeth and tongue. Today we are going to talk about a kind of disease, that is diarrhea. You can see the condition in which a person passes out watery stool frequently is called diarrhea. यानी कि बच्चों डायरिया के बारे में जानते ही हैं आप, यानी कि दस्त, यानी कि वाटरी स्टूल जब हम पास करते हैं फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार लगातार हमें वाटरी स्टूल होते हैं, तो दैट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डायरिया एंड डायरिया इज़ कॉल्ड दस्त इन हिंदी, यानी हिंदी में इसे दस्त के नाम से जाना जाता है. डायरिया में बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ड्यू टू डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है. एंड फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन, यानी डायरिया के पीछे 3 रीज़न है. एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, दूसरा अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो होता है, एंड अगर इनडाइजेशन हो जाता है यानी अपच हो जाता है, भोजन जो भी आपने खाया है वो पचा नहीं होता है पूरी तरीके से, तो इन दैट कंडीशंस डायरिया अक्योर्स. डायरिया इज़ ए काइंड ऑफ डिसीज़. डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन, यानी कि डायरिया नामक जो बीमारी है ये पर्टिकुलरली इंडिया में अधिकतर बच्चों के अंदर देखा जाता है. In fact, diarrhea is one of the major cause of death of small children in our country. यानी कि हमारे यहाँ देश में लाखों बच्चे दस्त से ही उनकी मृत्यु हो जाती है. डायरिया लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल, यानी कि बार बार हमें स्टूल जाने से की वजह से बच्चों के शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिसके कारण the loss of water from the body of a person through watery stool is called dehydration, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन. HYDRATION. इसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पानी की कमी हो जाना. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट The sudden loss of too much water makes a person dangerously ill in very short time. यानी इसमें होता क्या है कि अधिक बार बाहर जाने के वजह से, स्टूल पास करने के वजह से हमारे शरीर में अचानक से पानी की कमी हो जाती है और इतने थोड़े समय में ही व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है. एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कॉजेज डायरिया एंड कैन इवन लीड टू डेथ, यानी कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाने के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण हमारे शरीर में डायरिया हो जाता है और कभी कभी डायरिया के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है. डायरिया शुड नेवर बी निगलेक्टेड, यानी कभी भी अगर डायरिया होती है तो हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है, इसमें लोग की मृत्यु भी हो सकती है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में अगर पानी की कमी हो गई है तो इसे हमें प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज़ अ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, और इसको ORS के नाम से भी जानते हैं. आपने देखा होगा डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो दे प्रिस्क्राइब्स अबाउट ORS, बोलते हैं कि ORS का घोल बनाकर आप पीजिए, देन यू विल बी फाइन. ओके, वी कैन मेक एन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ourselves by dissolving a teaspoon of sugar and a pinch of salt, यानी कि 1 चम्मच चीनी उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर एक ग्लास ऑफ क्लीन वाटर में अगर उसे घोल लेते हैं, नमक और चीनी का जो घोल हम बनाते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. और इस और ORS को लगातार लेने से हमारे बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है, यानी कि पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और इस प्रकार से हम अपने आप को डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया by giving oral rehydration solution regularly to the
पेशेंट। तो बच्चों आप आई थिंक यू हैव टू ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरिंग डायरिया वी कैन यूज अ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वी कैन take ORS from the hospital also, or we can make it at home. Okay students, the next topic is some animals eat grass as a food. यानी कि बहुत सारे ऐसे हर्बीवोरस होते हैं जो कि अपने भोजन में वो ओनली ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, ग्रीन ग्रास लेते हैं. तो लेट अस सी हाउ दे फीड देमसेल्व्स एंड हाउ द डाइजेशन ऑफ प्रोसेस takes place in their body. The herbivorous animals such as cow, buffalo, goat, sheep, deer, antelope and giraffe etc. eat many grass and other part of plants such as leaf or stem. Grass is rich in carbohydrate called cellulose. यानी कि जो घास होती है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे कहते हैं सेल्यूलोज, विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि सेल्यूलोज क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए तो उससे बहुत अधिक मात्रा में इन्हें एनर्जी प्रोवाइड होती है या फिर मिलती है. सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट इज क्वाइट टफ मटीरियल, सो मोर टाइम्स इट इज च्यूड बाय द एनिमल द बेटर. यानी कि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक प्रकार का टफ मटीरियल, हार्ड मटीरियल है जो कि जितनी बार उसे च्यू करा जाएगा तो उतना ही वो बेटर होता है. द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया which are present only in the stomach of animals called ruminants like cattle. यानी कि ruminants क्या होते हैं कि ऐसे जानवर जो कि घास खाते हैं और स्पेशली उनके स्टमक में ही ये स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि उन्हें इनके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. Thus the herbivorous animals, grass eating animals, the stomach is adapted to digest the food like grass and leaves. यानी कि इनके स्टमक में स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं जो कि घास को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं. वी विल नाउ डिस्क्राइब द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ इन डिटेल. So children, digestion in grass eating animals, how it takes place, let us see. The animals such as cow which eat grass have a special stomach to digest the tough cellulose carbohydrate present in the grass. यानी कि इनके पेट के अंदर एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके कारण ये सेल्यूलोज नामक टफ कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं. द स्टमक ऑफ ए काउ इज़ ए लार्ज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स. यानी कि इनके पेट में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं. एंड द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ काउ स्टमक इज़ बिगेस्ट, इट इज़ कॉल्ड रूमेन. यानी कि इनका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है उसे बुलाते हैं रूमेन. यू कैन सी इन द फिगर बच्चों. व्हेन काउ ईट ग्रास एज ए फूड वाइल ग्रेजिंग, यानी कि चरते समय जब वो घास चढ़ते हैं तो उस समय जब वो घास खाते हैं इट डज नॉट च्यू इट कम्प्लीटली. यानी जब वो खाते हैं तो उसे वो पूरी तरीके से नहीं चबाते हैं और swallow the grass quickly with a little chewing and stores in the rumen. तो ये काऊ क्या करते हैं, काऊ यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं कि जब वो घास चढ़ रहे होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, एट दैट टाइम दे च्यू, बस पार्शली उसे च्यू करते हैं और उसे स्वैलो करके अपने रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं. which is first compartment of a stomach and the rumen contains cellulose digested bacteria. यानी कि उनके रूमेन के अंदर ही सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के जो बैक्टीरिया है वहाँ प्रेजेंट होते हैं. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ अ काउ स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास फूड. अब वो वहाँ पे उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. दस द ग्रास इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द रूमेन. यानी कि देखा जाए तो रूमेन के अंदर घास का जो पाचन है वो हाफ, मतलब कह लें पार्शली, थोड़ा बहुत हो जाता है. एंड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ अ काउ स्टार्ट्स डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट
एंड दस द ग्रास पार्शली डाइजेस्टेड इन द रूमन, यानी इस प्रकार से रूमन के अंदर घास जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका होता है। एंड देन पार्शली डाइजेस्ट फूड इन द रूमन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड कर्ड। तो इसी को कहा जाता है कर्ड। बच्चों इसे अब छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, चूइंग द कर्ड, अबाउट चूइंग द कर्ड, दैट इज द कर्ड हियर। आफ्टर सम टाइम व्हेन द काउ इज रेस्टिंग, यानी कि जब वो रेस्टिंग पोजिशन में होती है काउ, द कर्ड ऑफ रूमन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ अ काउ इन ए स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम। यानी एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम आपको कॉमन भाषा में समझाते हैं कि जब वो गाय जो है चरने के बाद, जब वो चरती है, घास ग्रेज करती है, तो एट दैट टाइम थोड़ा बहुत उसे चबाती है और उसे स्वेलो करके अपने रूमेन में इकट्ठा करती है, जहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उस फूड को पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब वो आराम करती है एट द रेस्टिंग टाइम, यानी कि जब गाय बैठ जाती है, आराम करती है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि रूमन से भोजन जो है टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनके माउथ में बैक, it comes back to the mouth of the cow and the cow now chews the curd thoroughly। अब उस कर्ड को वो चबाते रहती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है chewing the curd। दिस इज़ वाई मैनी टाइम्स वी सी काउ मूविंग इट्स जॉ फ्रॉम साइड टू साइड। इसीलिए हम देखते हैं बच्चों कि हमेशा गाय और भैंस जो हमेशा बैठी रहती है, या बकरी, वो क्या करते हैं, वो अपने मुंह को, जॉस को चलाते रहते हैं साइड टू साइड। जिसे आप गांव एरिया से बिलोंग करते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, यानी गांव में लोग बोलते हैं कि गाय पगुरी कर रही है, या फिर बकरी को बोलते हैं या भैंस को बोलते हैं, यानी वो अपने जॉस को साइड टू साइड वो मूव करते रहते हैं। एंड इस this process by which the curd digested is the process by which the curd digested is brought back from the stomach to the mouth। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ड को, यानी कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड को दोबारा से मुंह में लाते हैं, स्टमक से मुंह में लाते हैं, एंड च्यूड अगेन, और दोबारा से उसे चबाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। क्या कहलाता है बेटा? rumination। all the animals which chew the curd call ruminants। ruminants, इनको क्या बुलाते हैं? ruminants। यानी कि इस वर्ड से ही इनका नाम ruminants पड़ा है, और इसके प्रोसेस को कहते हैं rumination। और जो इनका जो फर्स्ट चेम्बर होता है पेट का, दैट इज़ कॉल्ड रूमेन, जहाँ पे वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ ruminants। When the curd is thoroughly chewed in the mouth of a cow, it is swallowed again, but this chewed curd does not go back to rumen, and the thoroughly chewed curd now goes into their compartment of cow's stomach। यानी कि जब वो चबा लेते हैं तो दोबारा जो भोजन है वो रूमेन में नहीं जाता है, उसके बदले वो वहाँ उनके स्टमक में जाता है, एंड देन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद ठीक जैसे हमारे शरीर में भोजन हमारा डाइजेस्ट होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है, यानी कि वो फूड जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है। The ruminants, like cow, not chew their food completely at a time when they eat, because they have a very short available for grazing the grass, so they want to store much grass as possible in their stomach। यानी कि बच्चों जब गाय या भैंस या बकरी जब वो चरते हैं तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है घास चरने के लिए। सो एट दैट टाइम वो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके वो अपने चारे को अपने पेट में डाल लेते हैं। आफ्टर सम टाइम जब वो आराम करते हैं तो एट दैट टाइम दे चू द कर्ड। The cellulose digesting bacteria are not present in the body of human। यानी कि अगर देखा जाए कि the animals called ruminants can survive on a grass as a food because they have a certain bacteria in the rumen part of their stomach which can digest the cellulose carbohydrate present in the grass। बट अगर ह्यूमन को देखा जाए तो ह्यूमन जो है वो ग्रास को आसानी से डाइजेस्ट
नहीं कर सकता है, बिकॉज द बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट्स फूड आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन स्टमक, या क्योंकि मनुष्य के पेट में वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं, इनकी एब्सेंस ही होती है, सो दैट ह्यूमन कैनॉट ईट ओनली ग्रास या फिर प्लांट्स वो नहीं खा सकते हैं. सो फार वी हैव डिस्कस द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स विच possess the digestive system made up of number of organs working together. There are however many small animals which do not have mouth and digestive system. यानी कि इससे पहले हमने ह्यूमन के बारे में बात किया और एनिमल्स के बारे में, यानी कि उनके शरीर में बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों कि जिनके अंदर ना तो मुंह होता है, यानी उनके पास ना ही माउथ प्रेजेंट होता है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट देन ऑल्सो they are able to take the food and digest the food. One example of organism have no fixed mouth and no digestive system is a tiny animal called amoeba. यानी कि बहुत ही छोटा सा जानवर है, that is amoeba. We will now discuss how such organism take in food. तो चलिए देखते हैं कि अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है. सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बेटा. You can see on the screen, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल का बना होता है. इट इज़ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पैसिडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन. यू कैन सी. चलिए अब हम देख लेते हैं. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शीय ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं. विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, और ये सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है. एक्चुअली अमीबा इज़ अ सिंपलेस्ट एनिमल. अमीबा लिव्स इन अ पॉन्ड. अमीबा कहाँ रहते हैं? पॉन्ड में रहते हैं. स्टैग्नेंट वाटर. अमीबा इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन हार्डली बी सीन विद द नेकेड आइज, और ये हम अपनी आँखों से आसानी से इसे देख नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने बेटा आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताए हैं कि अमीबा हैव टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, दैट इज़ एक फूड वैक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ए फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ बबल ऑफ वाटर containing the food particles captured by amoeba, and the contractile vacuole is a bubble of liquid. It controls the amount of water. यानी कि contractile vacuole का काम है पानी की मात्रा को बॉडी में बनाए रखना, और फूड वैक्यूल का काम है कि वो क्या करता है, ये वाटर कंटेनिंग होता है, जो वो भोजन को पकड़ता है, अपने अंदर रखता है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट water present in the body of amoeba. The most important feature of amoeba is that has no fixed shape. यानी कि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत यह है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है. इसका जो शेप है वो डिसबैलेंस रहते हैं, यानी कि कोई भी आकार नहीं होता है. द शेप ऑफ अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि अपने शेप्स को चेंज करते रहता है. द शेप ऑफ अमीबा चेंजेस बिकॉज इट मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि इनके अंदर ये फीचर्स होते हैं कि वो जो अपने साइटोप्लाज्म को वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं. द बॉडी ऑफ अमीबा हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड पैसिडोपोडिया, जो कि बच्चों मैंने आपको अभी दिखाया, उनके अंदर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको कहते हैं पैसिडोपोडिया. ओके स्टूडेंट्स. अमीबा कैन प्रोड्यूस पैसिडोपोडिया ऑन एनी साइड, और इसके अंदर खासियत होती है कि वो कहीं से भी पैसिडोपोडिया निकाल सकता है बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन एट दैट साइड. अमीबा मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ पैसिडोपोडिया, यानी कि वो पैसिडोपोडिया की सहायता से बहुत धीरे धीरे मूव करता है, वेरी स्लोली. एंड अमीबा ऑल्सो यूजेस इट्स पैसिडोपोडिया टू कैच द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. वो अपने फूड पार्टिकल्स को पैसिडोपोडिया की सहायता से ही कैच करता है और फिर अपने अंदर समाहित कर लेता है. फीडिंग एंड डाइजेशन. बच्चों आप यहाँ पे फीडिंग और डाइजेशन देख सकते हैं. इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई विल एक्सप्लेन विद द
फिगर, यानी कि फिगर की सहायता से अगर मैं आपको बताऊंगी तो यू विल बी मोर क्लियर. ओके, लिसन इट. अमीबा इट्स फूड, यानी कि जब वो भोजन करता है टाइनी प्लांट्स या टाइनी एनिमल्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड एंड पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में जो एकदम सूक्ष्म जो जीव होते हैं टाइनी प्लांट्स या एनिमल्स, जब वो उन्हें खाता है, वेयर इट लिव्स, जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास के टाइनी एनिमल्स और प्लांट्स को वो खाता है. अमीबा टेक्स फूड और इंजेस्ट बाय यूजिंग द पेसिडोपोडिया, यानी कि वो अपने पेसिडोपोडिया यानी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी सहायता से भोजन को कैच करता है. एंड व्हेन अ फूड पार्टिकल्स कम्स नियर अमीबा, जब फूड पार्टिकल्स नियर आ जाते हैं, इट प्रोड्यूसेस टू पेसिडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड सराउंड्स इट, यानी कि दोनों तरफ से उसको ऐसे घेर लेता है. ये पेसिडोपोडिया है, देख सकते हो बच्चों, रुक जाइए, ऐसे. और जैसे ही भोजन आता है तो दो पेसिडोपोडिया बनाता है और उस भोजन को वो अपने अंदर घेर लेता है, सर्कल कर लेता है. एंड द टू पेसिडोपोडिया जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल्स, अब ये जॉइंट हो जाते हैं. एंड ट्रैप द फूड पार्टिकल्स विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल, यानी कि वो एक प्रकार का फूड वैक्यूल बना लेते हैं. एंड द फूड वैक्यूल इज़ लाइक अ टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा, और वो एक प्रकार का टेम्पररी स्टमक बन जाता है, यानी पेट बन जाता है. एंड देन फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, अभी जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. और ये कैसे होता है? द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द फूड वैक्यूल, और जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी सिक्रेट करते हैं. एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और ये एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. इन दिस वे द फूड डाइजेस्टेड एंड द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड directly into the cytoplasm by the process of diffusion, and after the absorption of food the food vacuole disappears, यानी कि जब भोजन पच जाता है तो जो फूड वैक्यूल्स है वो डिसअपियर हो जाता है. एंड द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, maintenance and growth of amoeba. Amoeba has no fixed place like anus for removing the undigested food, यानी कि उनके शरीर में कोई भी ऐसा प्रॉपर तरीके का ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिससे वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सके. व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड द अमीबा, यानी कि जब उनके शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाता है, देन द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्टर्स एट एनी प्लेसेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउट, यानी कि कहीं से भी सडनली जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाता है और उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो थ्रो आउट हो जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकल जाता है. सिमिलरली बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट द बोथ केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. अगर देखा जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज़ कॉमन है कि दैट इज़ डाइजेस्टिव जूस जो है, जो सिक्रेशन होती है डाइजेस्टिव जूसेस का, that helps to break down the complex food particles into simpler substance. A difference that, और उन दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि अमीबा का ना तो माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट ए ह्यूमन बींग्स हैव अ माउथ एंड ए डाइजेस्टिव system made of many organs, and we are now in a position. So children, I am going to end this video. Let me explain you once again. बच्चों यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, फिगर की सहायता से मैं आपको एकदम कॉमन भाषा में समझा देती हूँ. जैसे कि अमीबा क्या करते हैं, अपने शरीर से पेसोपोडिया को ग्रो करते हैं, और ये ग्रो करने का क्या मतलब कि वो एक ही साइड से बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही उनके फूड जब उन्हें दिखता है तो वो दोनों ओर से पेसोपोडिया से उसे घेर लेते हैं, और उसके बाद दोनों पेसोपोडिया क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, और वो एक प्रकार का फूड वैक्यूल क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं. और इस फूड वैक्यूल में साइटोप्लाज्म के द्वारा सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, यहाँ पे फूड का डिफ्यूसेस, यानी कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और फूड जो होता है डिफ्यूसेस हो जाता है, यानी कि शरीर में चला जाता है. और इससे अमीबा क्या करता है, वो अपने बॉडी को
ग्रो करता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल मेम्ब्रेन के हट जाने के कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड जो इकट्ठा होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों अमीबा के पास ना तो माउथ है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन ऑल्सो इट इज़ एबल टू डाइजेस्ट इट्स फूड। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है बट it was the important topic of this chapter, so I am going to close it. Thank you for watching.